Hello everyone, how are you all? I hope all of you are doing great. I am Abhilash Verma, and I welcome you all on this channel called अभी अड़ना. ठीक है, आज जो है ये वीडियो आप देख रहे होंगे, टाइटल आपने देख लिया होगा. ये जो सीरीज चलेगा ये पहला वीडियो है उस सीरीज का, और सीरीज का नाम है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ पीआरएमओ. पीआरएमओ का कौन सा प्रीवियस ईयर सर? पहले तो मैं ये बता दूं, 2019 पीआरएमओ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हैव बीन डन इन पीआरएमओ. जो सीरीज है लेक्चर का जो मैंने स्टार्ट किया था, जिससे ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट हुआ था, उसके आई गेस लेक्चर नंबर 3 या 2 में होगा. ठीक है, वो आप देख लेना. दूसरी बात ये है कि 2019 का ज्योमेट्री का क्वेश्चन मैंने नहीं किया था उस सीरीज में. ठीक है, मैंने कोर्स पढ़ाना चालू कर दिया था, तो ज्योमेट्री 2019 का हम लोग कवर करेंगे. बट यहां पे मैं 2012, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ठीक है, 19 का मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन हो गया तो 18 तक मान लो, ये हम लोग करने वाले हैं. ठीक है, दूसरी बात ये है कि ध्यान से सुनना इस बात को. बहुत लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि सर 12, 13 में, ठीक है, कुछ लोगों को शायद पता नहीं होगा कि 17, 18, 17 से पीआरएमओ शुरू हुआ है सेंट्रली. बट कुछ कुछ रीजन में पीआरएमओ पहले भी होता था, जैसे मुंबई हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया. ठीक है, काइंड ऑफ दिस. तो हम लोग वहां के क्वेश्चन करेंगे. दूसरी बात, बहुत लोग ऐसे सोच रहे होंगे कि सर उस समय तो क्वेश्चन काफी आसान आता था. ठीक है, क्वेश्चन काफी आसान आता था, अभी 2-3 साल से क्वेश्चन काफी मुश्किल आने लग गया है, ऐसा आपको लगता है, आप ये सोच रहे होंगे. मैं बोलूंगा ठीक है, फेयर इनफ, कि उस समय क्वेश्चन अभी के मुकाबले कंपैरेटिवली इजी आता था और अभी कंपैरेटिवली टफ आता है. ठीक है, आई अग्री विथ दैट टू. लेकिन फिर भी आपको क्वेश्चन करना होगा, करना चाहिए, करना होगा, वो तो आपके ऊपर है, वो तो मतलब योर विश. ठीक है, लेकिन वो आपके ऊपर है, बट करना चाहिए. क्यों करना चाहिए? बिकॉज वाइल सॉल्विंग दोज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन you came to know about some new concept, some new way of solving some equations. ठीक है, सम प्रॉब्लम्स, राइट. तो आप कुछ चीजें ही सही, एक भी चीज अगर नया पता चलता है ना यार, 10 क्वेश्चन सॉल्व करके, 8 क्वेश्चन सॉल्व करके, तो यार नया हुआ वो. ठीक है, उस एक नई चीज के लिए आपको 5 नया सॉल्व करना चाहिए. ठीक है, तो बिना लेट किए हम लोग शुरू करते हैं कहानी. पीआरएमओ 2012 का बेसिकली अलजेब्रा करेंगे. ठीक है, एक बात मैं और बहुत बढ़िया से बता दूं, जो वीडियो होगा, ठीक है, वो हर वीडियो जो भी आने वाला है वो 5 से 6 क्वेश्चन कंटेन करेगा. ऐसा नहीं होगा कि 40 क्वेश्चन एक ही वीडियो में डाल दूंगा, और ऐसा नहीं होगा कि एक वीडियो में एक क्वेश्चन होगा. ठीक है, बिकॉज आई हैव टू ऑल्सो सी कि मुझे कैसे टाइम मिल रहा है और उस हिसाब से मुझे रिकॉर्डिंग करना है. तो मुझे ये जो है एडजस्टमेंट सही लगा कि 5-6 क्वेश्चन का एक वीडियो में बनाऊंगा, और जैसे जैसे मोस्ट प्रोबेबली मैं हर ऑल्टरनेट डे अपलोड करने की कोशिश करूंगा. ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं कहानी आज की. तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को थोड़ा ऊपर कर लिया जाए ताकि सही दिखे. लेट एस एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर प्लस 20n प्लस 12, where n is positive integer. What is the sum of all the positive values of n for which Sn is a perfect square? मतलब सिंपल सा बात है कि ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है Sn, दिस हैज टू बी परफेक्ट स्क्वायर. परफेक्ट स्क्वायर होगा मतलब किसी ना किसी इंटीजर का स्क्वायर होगा. तो क्या मैं Sn को k स्क्वायर से डिनोट कर सकता हूं? कर सकता हूं. ठीक है, Sn के बदले ये पुट कर दो, n स्क्वायर प्लस 20n प्लस 12 इज इक्वल टू k स्क्वायर. ठीक है, अब यहां पे आपको पॉसिबल वैल्यू ऑफ n निकालना है, जिससे कि जो ये LHS है ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए. तो देखो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करते हैं. यू हैव टू ट्राई, ठीक है, कि आप परफेक्ट स्क्वायर बना लो LHS में. LHS में सर परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनेगा? तो यहां पे n स्क्वायर है. ठीक है, लेट मी शो यू समथिंग. यहां पे ये a स्क्वायर है, यहां पे ये 2ab लिखा हुआ है, 2 इंटू n इंटू 10, राइट. तो यहां पे क्या मैं ऐसे लिख दूं, n स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 इंटू n प्लस, अगर इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना तो यहां 10 स्क्वायर होना पड़ेगा. अगर 10 स्क्वायर तुम ऐड किए हो तो 10 स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी करोगे, और प्लस 12 इज इक्वल टू k स्क्वायर. ठीक है, अब अगर तुमको लग रहा है कि ये क्यों किए, ये इसलिए किए कि यहां पे परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है,
किसी के मन में अगर सवाल आ रहा है सर 10 स्क्वायर ही क्यों, तो यार यहां देखो 2ab टर्म है, ये 2a और b, तो b स्क्वायर होगा कि नहीं होगा बताओ। तो यहां पे तुम n+10 का होल स्क्वायर लिख सकते हो, -100+12 इट विल बी -88 इज इक्वल टू k स्क्वायर। ठीक है, एक काम करते हैं, हम k स्क्वायर को इस साइड ले जाते हैं और 88 को उस साइड ले जाते हैं, तो n+10 का होल स्क्वायर -k स्क्वायर इज इक्वल टू 88। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब तुम चाहो तो यहां पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला यहीं पे लगा सकते हो, नहीं तो रुक जाओ एक मिनट, तुम क्या करो n+10 को कोई नया वेरिएबल मान लो, m मान लो। ठीक है, m मान लो, तो यहां क्या हो जाएगा m स्क्वायर माइनस k स्क्वायर इज इक्वल टू 88, राइट। अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला फॉर्मूला हम लगा सकते हैं, m माइनस k इंटू m प्लस के इज इक्वल टू 88। बहुत सिंपल क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तुमको शायद लगे कि ये नंबर थ्योरी टाइप का क्वेश्चन है तो वो भी बोल सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। अब ध्यान से समझना इस बात को, m माइनस के m प्लस के क्या दोनों ही इंटीजर है? भैया n इंटीजर है, n तो पॉजिटिव इंटीजर है, n अगर पॉजिटिव इंटीजर है तो n+10 भी पॉजिटिव इंटीजर होगा जो कि m है, तो m तो इंटीजर है और k भी इंटीजर है, तभी तो परफेक्ट स्क्वायर हुआ है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट कि क्या बोलना चाह रहा हूं। अब सुनना ध्यान से, अगर ये दोनों ही इंटीजर है तो ये दोनों इंटीजर का प्रोडक्ट होगा, यानी कि 88 शुड बी द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर। 88 को दो प्रोडक्ट के इंटीजर में लिखना होगा, और 88 को दो प्रोडक्ट के इंटीजर में कैसे लिख सकते हो भाई साहब बताओ। एक तरीका है 88 इंटू 1, ठीक है, ऐसे लिखते हैं। एक मिनट यार, ठीक है, एक मिनट। एक तरीका है 1 इंटू 88, दूसरा तरीका है 2 इंटू, जस्ट अ सेक, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, सब बढ़िया है। ठीक है, दूसरा तरीका है 2 इंटू 44, तीसरा तरीका है 3 तो फैक्टर ही नहीं होगा। तीसरा तरीका और क्या हो सकता है 4 इंटू 22, ठीक है, और क्या हो सकता है 8 इंटू 11, और कोई तरीका नहीं है। अनऑर्डर्ड पेयर की बात कर रहे हैं। अब तुम ऑर्डर्ड पेयर के चक्कर में पड़ोगे तो भैया 88 इंटू 1, 44 इंटू 2, 22 इंटू 4, 11 इंटू 8, टक टक टक, ये सब भी नोटिंग चलेगा, कर सकते हो, आंसर सेम आना है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, अब समझना बात को, पहले हम इसको चेक करते हैं। ठीक है, अगर m माइनस के का वैल्यू 1 हो और m प्लस के का वैल्यू 88 हो, थोड़ा ध्यान से, अगर m माइनस के का वैल्यू हम 1 ले ले और m प्लस के का वैल्यू 88 ले ले और इसको सॉल्व करने की कोशिश करें और m की वैल्यू निकाले, दोनों को जोड़ देंगे तो k और k कट जाएगा, 2m का वैल्यू 89 आ जाएगा। m का वैल्यू कितना आ जाएगा 89/2, बट m इज इंटीजर मेरे भाई। देखो यहां पे n जो है ये पॉजिटिव इंटीजर है, तो m भी पॉजिटिव इंटीजर ही होना है, बट यहां पे m तो 89/2 आ रहा है, मतलब दिस वैल्यू इज नॉट अलाउड, राइट, दिस वैल्यू इज नॉट अलाउड, मतलब ये नहीं हो सकता, 1 इंटू 88 तो हो ही नहीं सकता, सिंपल है। एक चीज अगर तुम यहीं पे नोटिस कर लो तो यहां पे तुम्हारा काम और बच जाएगा। यहां पे ये वैल्यू इनवैलिड क्यों हुआ, क्या कमी रह गई इसमें? कमी ये रह गई कि सर 2m का वैल्यू 89 आ गया, थोड़ा सा जनरल में जाऊं कि 2m का वैल्यू ऑड नंबर आ गया, इवन आता तो 2 से कट जाता। ऑड नंबर क्यों आया? क्योंकि इस दोनों को जब जोड़े तो ऑड नंबर आ गया, इस दोनों को जब जोड़े तो ऑड नंबर आ गया, राइट। अब समझना ध्यान से, 2 प्लस 44, 2 प्लस 44 इवन आता है, रुक जाओ, 4 प्लस 22 इवन आता है, रुक जाओ, 8 प्लस 11 इज 19 विच इज ऑड, यानी ये भी आंसर नहीं होगा। यानी कि अब हमारा जो आंसर आने वाला है वो सिर्फ इन दोनों से ही आएगा। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? तो चलो यहां पे करते हैं कहानी, एक बार m प्लस के को 44 लेते हैं और m माइनस के को 2 लेते हैं, दोनों को जब जोड़ोगे तो 2m का वैल्यू 46 आ जाएगा, तो m का वैल्यू कितना आ जाएगा 23, और m कितना है रे बाबा, m कितना है बाबा, m है n प्लस 10 इज इक्वल टू 23, m का वैल्यू n प्लस 10 है तो n का वैल्यू हो जाएगा 13। बहुत बढ़िया, अब दूसरा वाला ले लो, मतलब ये वैल्यू वैलिड है और इससे आंसर भी आया कुछ ना कुछ। ठीक है, अब 4 और 22 ले लेते हैं, 4 और 22 ले लेते हैं, m प्लस के का वैल्यू 22 एंड m माइनस के का वैल्यू 4, इसको अगर जोड़ोगे तो k और k तो कट जाएगा, 2m का वैल्यू 26 आ जाएगा,
m का वैल्यू 13 आ जाएगा और m है n प्लस 10, ये तुमने माना है, तो n प्लस 10 का वैल्यू 13 और n का वैल्यू 3 आ जाएगा। बहुत बढ़िया। अब तुम्हारे मन में सवाल हो रहा होगा, सर ये ऑर्डर्ड पेयर क्यों नहीं ले रहे? तुम ले लो, लेने का मन है ले लो, आंसर यू विल गेट सेम थिंग। क्योंकि भैया तुम इसको 22 लो या ऊपर वाले को 4 लो, k तो कटना ही है, m का वैल्यू तो फिर भी 3 आना है, n का वैल्यू फिर भी 3 आना है, m फिर भी 13 आना है, तो तुम लेके देख सकते हो, आंसर विल बी सेम। यानी कि टू पॉसिबल वैल्यू ऑफ n इज, एक तो 13, पॉसिबल वैल्यू ऑफ n इज एक तो 13 और एक 3, ठीक है। अब क्वेश्चन को देखो ध्यान से, क्वेश्चन में ये बोला था व्हाट इज द सम ऑफ ऑल द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ n फॉर विच Sn इज परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर तो शुरू में ही माने थे, ठीक है, और हम लोग को रिक्वायर्ड आंसर क्या है, सम ऑफ ऑल द पॉसिबल वैल्यू, ठीक है। तो 13 प्लस 3 विल बी 16, ये हमारा आंसर है। आई होप आपको समझ में आया होगा। और ये क्वेश्चन मैंने इसलिए शुरू किया क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन जो है, ठीक है, तुमको काफी देखने को मिलेगा। बेसिकली नंबर थ्योरी टाइप का क्वेश्चन है ये, ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन तुमको काफी देखने को मिलेगा। तो एक क्वेश्चन में आपके प्रैक्टिस के लिए एक क्वेश्चन यहां पे दे रहा हूं, इसको आप प्रैक्टिस करना, ठीक है, इसको आप प्रैक्टिस करना। इफ S is sum of all possible value of n, ठीक है, S is sum of all possible value of n for which n square plus 19n plus 192 is perfect square, ठीक है, इज परफेक्ट स्क्वायर एंड n बिलोंग्स टू इंटीजर है, यहां पे पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, इंटीजर है, ठीक है। तो बेसिकली सेम क्वेश्चन है, यहां पे थोड़ा सा इक्वेशन चेंज हो गया है। n स्क्वायर प्लस 19n प्लस 192 परफेक्ट स्क्वायर है, n इंटीजर है और इसका जितना भी पॉसिबल वैल्यू ऑफ n आएगा वो उसको सम करके s आ रहा है। अग्री? परफेक्ट। यू हैव टू फाइंड 8 माइनस s का मॉड, ये आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये आप कोशिश करना। अभी हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कुछ हमारे सामने ऐसा है, लेट x1 x2 एंड x3 बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन x क्यूब प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन x1 प्लस 1 अपॉन x, x2 प्लस 1 अपॉन x2 एंड x3 प्लस 1 अपॉन x3, ठीक है। लेट मी डू दिस बाय ट्रेडिशनल वे, ठीक है, लेट मी डू दिस बाय ट्रेडिशनल वे। सबसे पहले यहां पे देखो इक्वेशन क्या दिया हुआ है, इक्वेशन दिया हुआ है एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन दिया हुआ है और इसका रूट्स है x1 x2 और x3। यार एक बात बताओ, एक तरीका तो बहुत सिंपल सा है, जो दिखने में सिंपल सा है बट उतना भी सिंपल नहीं है, कि सर x1 x2 x3 का रूट का वैल्यू निकाल दे क्यूबिक को किसी तरह सॉल्व करके और यहां वैल्यू पुट कर दे। इतना आसान तो है सर, बट व्हेन यू फाइंड द रूट यू विल फाइंड सम कॉम्प्लेक्सिटी वाइल सॉल्विंग, ठीक है। क्या दिक्कत होगा तुम्हें अभी समझ में आ जाएगा, नहीं आएगा मैं बता दूंगा क्या दिक्कत होगा, ठीक है, 2 मिनट रुक जाओ, ठीक है। अच्छा एक चीज और है, रूट्स पता है, इक्वेशन पता है, यार बचपन से पता है, वीटर रिलेशन नाम का कुछ होता है। वीटर रिलेशन क्या होता है? रिलेशनशिप बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट। तो यहां पे सम ऑफ रूट, यहां पे सम ऑफ रूट क्या होगा? सम ऑफ रूट होता है माइनस बी बाई ए, ठीक है, और बी तो 0 है भैया, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0 है, तो ये तो 0 हो जाएगा। फिर सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन 2 एट ए टाइम, मतलब ये x1 x2 प्लस x2 x3 प्लस x3 x1, इसका वैल्यू होगा c बाई ए विच इज 3 बाई 1, ठीक है, x का कोएफिशिएंट और x क्यूब का कोएफिशिएंट 3 बाई 1 विच इज 3, परफेक्ट है। और फिर लास्ट में क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ रूट, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट हो जाएगा x1 x2 एंड x3 विच विल बी इक्वल टू माइनस डी बाई ए, तो ये क्या हो जाएगा? -5, ठीक है। आई होप ये कहानी आप सबको पता होगी, ठीक है, इसमें हम ज्यादा माथापैची नहीं कर रहे हैं, हम सीधे चलते हैं, हमें क्या निकालना है, ठीक है, बिना लेट किए, ठीक है। लेट मी राइट दिस, हमें ये निकालना है x1 प्लस 1 बाई x1, x2 प्लस 1 बाई x2 एंड x3 प्लस 1 बाई x3, ठीक है। लेट अस डू वन थिंग, लेट अस मैनिपुलेट इट, एकदम ट्रेडिशनली मैनिपुलेट करते, एकदम देसी तरीके से। यहां पे क्या होगा? एलसीएम लोगे तो x1 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x1, यहां पे क्या होगा? x2 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x2, और यहां पे क्या होगा भैया? x3 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x3, राइट।
अब देखो यार आराम से, कोई टफ क्वेश्चन ये सब नहीं है, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है और हर क्वेश्चन नॉर्मल ही होता है, बस नजरिया अलग अलग हो जाता है। ठीक है, यहां पे देखो, इसको और इसको इंटू करोगे, एक एक करके इंटू करते हैं, तो x1 x2 ये तो हो जाएगा x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर, इसको 1 से इंटू करोगे तो ये आ जाएगा x1 स्क्वायर, x2 स्क्वायर को 1 से इंटू करोगे तो ये आ जाएगा x2 स्क्वायर, और 1 को 1 से इंटू करोगे तो ये आ जाएगा, और इधर में यही है। ठीक है, अपॉन x1 x2 और x3। एक बार न्यूमरेटर को और पूरी तरीके से इंटू कर देते हैं, है कि नहीं, हाँ कि नहीं बताओ। x1 x2 स्क्वायर को इससे जब इंटू करोगे तो ये आएगा x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर और x3 स्क्वायर। परफेक्ट है, यहां क्यूब क्यों लिख दिया मैंने यार, उल्टा पुल्टा लिख दे रहा हूं, सॉरी। ठीक है, अब देखना यहां से एक चीज यहां पे और, जब x1 x2 को 1 से इंटू करोगे तो ये आएगा x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर, प्लस x1 को x3 से इंटू करोगे तो x1 स्क्वायर x3 स्क्वायर, और x2 को x3 से इंटू करोगे तो x2 स्क्वायर x3 स्क्वायर। तो लेट मी राइट यहां पे पूरा बढ़िया से पैटर्न बन रहा है, देख लो यार, बहुत ही आराम से। ठीक है, यहां पे क्यूब नहीं स्क्वायर होगा, 3 के ऊपर बार बार क्यूब लिखा जा रहा है, प्लस प्लस। अब देखो यहां पे थोड़ा यहां पे ध्यान देना। ठीक है, इसको इससे इंटू कर दिया, इसको इससे भी इंटू कर दिया, इसको इससे इंटू कर दिया, इसको भी इससे इंटू कर दिया, इन दोनों को 1 से इंटू करना बाकी है, तो 1 से इंटू कर देते हैं। x1 1 से तो यही रहेगा, x2 भी 1 से 1 रहेगा, और x3 ये रहेगा, तो एक आ जाएगा x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर और प्लस 1 इंटू 1। देखो 4 टर्म इधर 2 टर्म इधर, 8 टर्म आना चाहिए, 8 टर्म आ चुका है। ठीक है, एक काम और करते हैं हम, थोड़ा इस चीज को जो पहला टर्म इंटू किए थे इसको डायरेक्ट ऐसे लिख देते हैं, x1 x2 एंड x3 का होल स्क्वायर। कोई गड़बड़ नहीं, कोई गड़बड़ नहीं है सर। अपॉन 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 नीचे में क्या है, x1 x2 और x3। अब करना कुछ नहीं है, वैल्यू यहां पुट करना और आंसर आ जाएगा। देखो x1 x2 x3 नीचे में तो ये है x1 x2 x3, इसको तो कुछ नहीं करना है, ये -5 है, ऊपर में लिखा हुआ है सर, देखो यार, देखो यहां, और यहां x1 x2 x3 का होल स्क्वायर है, ये भी -5 का स्क्वायर, यहां कुछ नहीं कर रहा है। अब इसको ऑब्जर्व करो, x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर, इसको जस्ट ऑब्जर्व करो, ये चीज तुम्हें यहां से मिल जाएगा। इसको अगर बोथ साइड स्क्वायर कर दोगे इस इक्वेशन को तो ये क्या बनेगा, x1 स्क्वायर a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर 2ab 2bc bc 2ca a प्लस b का प्लस c का होल स्क्वायर। तो x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर x3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू x1 x2 प्लस x2 x3 प्लस x3 x1 इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर इज 0। नाउ x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर plus x3 square will be plus x3 square will be minus of 2 into this, और इसका वैल्यू 3 है तो ये हो जाएगा -6। समझ रहे हो भाई, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 3 थिंग, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 3 क्वांटिटी निगेटिव आ रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि भैया कॉम्प्लेक्स रूट की कहानी है। कॉम्प्लेक्स रूट को सॉल्व करने के चक्कर में अगर डायरेक्ट x1 x2 x3 निकालते तो कैलकुलेशन वाइज दिक्कत होता, लेकिन अगर तुमको लगता है कि तुम हो शहंशाह तो निकाल के देख लो, कैलकुलेशन को जाने दो, मतलब सही होने दो, और आंसर फिर भी सही आएगा। ठीक है, परफेक्ट है। तो अब हमें देखो इसका वैल्यू मिल गया है, इसका वैल्यू पता है, इसका वैल्यू मिल गया है, ये तो 1 है, अब बस इसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, x1 x2 स्क्वायर x2 x3 स्क्वायर x1 स्क्वायर x3 स्क्वायर। थोड़ा ध्यान से देखना, ये आपको दिख रहा है क्या, अगर आप इसको स्क्वायर कर दोगे दोनों साइड तो क्या यार तुम बताओ, ये आ नहीं जाएगा जो निकालना है, x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर x2 स्क्वायर x3, फिर से तो a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर वाला यार। तो लेट अस डू वन थिंग, लेट अस डू द स्क्वायर, x1 x2 प्लस x2 x3 प्लस x3 x1 का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू 3 स्क्वायर। यहां पे a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर ऑपरेट करेंगे, यह आ जाएगा x1 x2 का होल स्क्वायर प्लस x2 x3 का होल स्क्वायर प्लस x3 x1 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू दिस। तो यहां देखना x2 2 बार आ रहा है तो यह आ जाएगा x1 x2 का स्क्वायर x3 प्लस दिस इंटू दिस, यहां पे x3 2 बार आ रहा है तो x1 x2 और x3 का स्क्वायर प्लस x3 x1 इंटू x1 x2, यहां x1 2 बार आ रहा है तो ये हो जाएगा।
राइट? आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। और ये 3 स्क्वायर तो 9 है। और भैया यहां पे बहुत ही क्लासिक चीज होने वाला है, यहां पे बहुत ही क्लासिक चीज होने वाला है। x1 x2 स्क्वायर प्लस x2 x3 स्क्वायर, लेट मी, प्लस x3 स्क्वायर x1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू, इस तीनों को ध्यान से देखो, क्या x1 x2 x3 कॉमन जा रहा है क्या? बिल्कुल जा रहा है। अगर कॉमन लोगे तो यहां बचेगा x2, यहां बचेगा x3 और यहां बचेगा x1। तो क्या हम लिख सकते हैं x1 प्लस x2 प्लस x3, ये होगा 9 के बराबर। और सम ऑफ रूट x1 प्लस x2 प्लस x3 इज नथिंग बट 0। तो ये तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा और इसका वैल्यू 9 हो जाएगा। यानी कि अब हमें जो निकालना था, अब हम उसका निकालते हैं। रिक्वायर्ड वैल्यू विल बी इक्वल टू, लेट मी राइट फर्स्ट, पहले है x1 x2 x3 का होल स्क्वायर, ये तो -5 का स्क्वायर है जो कि 25 हो जाएगा, प्लस यहां पे क्या है x1 x2, ठीक है, यहां पे क्या है x1 x2 स्क्वायर वाला थिंग, ये तीनों का स्क्वायर 9 है, तो यहां 9 पुट कर दिए। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है यार? हाँ या ना बोल देना। x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर और x3 स्क्वायर, इसका वैल्यू हमने निकाला था -6 आई गेस, हाँ ऊपर में -6 है, लेट मी राइट -6 और लास्ट में है +1, परफेक्ट है, अपॉन x1 x2 x3 था जिसका वैल्यू है -5। ठीक है, 9 और 1 ये तो 10 हो जाएगा, 25 और 10 35, -6 विल बी 29 और माइनस है तो -29/5 आंसर। सम ऑफ यू मे थिंक कि सर इंटीजर में आंसर आता है, ऐसे कैसे आ रहा है? यार उस समय 2012 में इंटीजर आंसर नहीं था, 2012 में इंटीग्रल आंसर नहीं था। ठीक है, चलो अब अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं बिना आपका समय वेस्ट किए। ठीक है, बिना आपका समय वेस्ट किए, देखो एक मिनट, बहुत सिंपल से तुम्हें 2 मिनट के लिए 1 मिनट का एक चीज बोलूंगा, अगर आपका अप्रोच भी सेम है तो आप जल्दी से फॉरवर्ड करके देखिए। ठीक है, आपका टाइम कीमती है, टाइम बर्बाद मत करिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो आपके सामने है कुछ ऐसा, हाउ मेनी इंटीजर्स पेयर x कॉमा वाई सेटिस्फाई दिस इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर -2xy -2x -4y -8 इक्वल टू 0। ठीक है, लेट मी राइट द इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर -2xy -2x -4y -8 इज इक्वल टू 0। और एक बात पक्का है भैया कि x और y का जो पेयर है ये इंटीजर है। ठीक है, x और y का जो पेयर है ये इंटीजर। अब सब बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है अगर आपको थोड़ा सा चीज पता है तो। ठीक है, अब यहां पे ये 2 वेरिएबल का इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन सम ऑफ यू मे थिंक कि सर हमें क्वाड्रेटिक इन 2 वेरिएबल सॉल्व करने शायद सिखाया नहीं गया होगा। कोई बात नहीं है, तुम्हें क्वाड्रेटिक इन 1 वेरिएबल तो सिखाया गया है, तो एक काम करते हैं ना यार, इसको क्वाड्रेटिक इन 1 वेरिएबल की तरह ट्रीट करते हैं। तो क्या आएगा, चलो पहले देखते हैं। या तो तुम x में ट्रीट कर लो या तो y में ट्रीट कर लो। x में ट्रीट करना थोड़ा मेरे को ज्यादा सिंपल लग रहा है, तो आई विल ट्रीट इन x ओनली। ठीक है, तुमको मन है y में ट्रीट करके देखना, देख सकते हो, आंसर भी आएगा अगर कॉम्प्लेक्सिटी नहीं हुआ तो। ठीक है, तो एक तो ये एक्स स्क्वायर वाला टर्म हो गया। अब x वाला टर्म लिखते हैं। x वाला टर्म यहां पे क्या होगा, x वाला टर्म है -2x और -2x। ओके, यहां पे अगर -2 और x कॉमन लोगे तो इट विल बी 1 + yx। सही है क्या? देख लो इधर, -2x कॉमन लोगे तो यहां से आएगा y और यहां से आएगा 1। परफेक्ट, सही है। और जो कांस्टेंट टर्म बचा उसको एक साथ लिख दो। क्या क्या बचा है, 4y स्क्वायर -4y, सॉरी -4y -8 विल बी 0। परफेक्ट है। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x बन गया, देखो कैसे। ठीक है, ये क्या है, ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x। ठीक है, अब देखना यहां पे बहुत ही आराम से, ये अपना भैया ax स्क्वायर bx प्लस c। ठीक है, बहुत ही आराम से। अब हम लोग चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो यार श्रीधर आचार्य फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सीधे लगा सकते हो बिना देर किए। x इज इक्वल टू -b, तो b का वैल्यू ये है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 × 1 + y प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर तो 4 हो गया और 1 + y का होल स्क्वायर ये हो जाएगा, माइनस 4ac, a का वैल्यू तो 1 है और c ये है, तो 4 × दिस, तो ये हो जाएगा 4y स्क्वायर -4y -8
अपॉन 2a, a का वैल्यू तो 1 है तो यहां सिर्फ 2 हो जाएगा। अब यहां देखो यार ध्यान से, अगर तुम यहां से 4 और यहां से 4 को बाहर लेते हो, कॉमन लेते हो, तो 4 कॉमन चला जाएगा और 4 को रूट के बाहर निकालोगे तो वो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो वो स्टेप स्किप कर रहा हूं, ठीक है, वो स्टेप स्किप कर रहा हूं। यहां से आ जाएगा 2 1 प्लस वाई प्लस माइनस रूट ओवर ये 4 को, अच्छा चलो यार, चलो यहां लिख देते 2, यहां 4 आएगा, इसको बाहर ले जा रहे हैं तो 2 ही होगा, है कि नहीं। यहां क्या बनेगा, 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर जो कि होगा 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y, ओपन कर दिए, माइनस माइनस 4y स्क्वायर, माइनस और माइनस प्लस 4y एंड माइनस और माइनस प्लस 8। ठीक है, ये 4 बाहर जा चुका है, ठीक है, ये मत सोचना 4 से इंटू कर रहे ना बाबा ना, ठीक है, और ये अपॉन 2। अब अगर तुमको साफ साफ दिख रहा है, बहुत ही आराम से साफ साफ दिख रहा होगा कि भैया ये 2 कॉमन जाएगा और नीचे वाले 2 को काट देगा। ठीक है, ये 2 और ये 2 और ये 2 कट पिट जाएगा और आंसर क्या आ जाएगा, मतलब मैनिपुलेशन होके क्या आ जाएगा, 1 प्लस वाई प्लस माइनस रूट ओवर, इसको थोड़ा मैनिपुलेट करते हैं, वाई स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 3y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 4y, ये हो जाएगा प्लस 6y एंड प्लस 1 प्लस 8, ये हो जाएगा प्लस 9 और अपॉन 2 तो कट चुका है। ठीक है, अब यहां पे क्या होगा, 1 प्लस वाई, ठीक है, 1 प्लस वाई प्लस माइनस रूट ओवर, सब में 3 कॉमन जा रहे हैं यार, तो एक काम करते हैं -3 को कॉमन ले लेते हैं। -3 को अगर कॉमन लोगे तो यहां बचेगा वाई स्क्वायर माइनस 6y, ओहो नो नो नो, -6 नहीं, 3 कॉमन ले चुके हो ना, तो यहां बचेगा -3y और यहां बचेगा माइनस, अरे यार क्या गड़बड़ी हो रहा है, गजब गड़बड़ी हो रहा है। ठीक है, यहां पे -3 को कॉमन लोगे तो वाई स्क्वायर माइनस 2y, ठीक है, और यहां से -3, ठीक है, -3 होगा। ठीक है, परफेक्ट है, देख लो एक बार, ऊपर नीचे सब सही है, सब सही है, सब सही है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, चलो 1 प्लस वाई प्लस माइनस रूट ओवर -3, अब थोड़ा यहां ध्यान से देखना, ये वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 3 को हम जस्ट फैक्टराइज कर रहे हैं, ठीक है, और कुछ नहीं कर रहे, फैक्टराइज कर रहे हैं। एक रूट जो है इसका -1 तो पक्का है मेरे ख्याल से, -1 रखोगे तो यहां -1 और यहां +2 हो जाएगा, तो 3 -3 पक्का है, तो एक रूट -1 है तो y + 1 एक फैक्टर तो पक्का होगा। यहां वाई स्क्वायर है, यहां y है, तो यहां एक y पक्का चाहिए, यहां -3 है, यहां +1 है, +1 में क्या इंटू करोगे कि -3 आए, सर -3 इंटू करेंगे। ठीक है, फैक्टराइजेशन भी हो गया, देख लो 3 भी इसका एक रूट होगा, 3 स्क्वायर 9, 9 और 6 और 3, ठीक है, पक्का है। चलो अब ध्यान से समझना, ये है किसका वैल्यू, ये है x का वैल्यू, और यार x और y इंटीगर है, इंटीजरल है, इंटीग्रल वैल्यू लेगा, ये इंटीजर है, राइट। यार ध्यान से समझो, इंटीजर को एक बार के लिए, 1 मिनट के लिए भाड़ में जाने दो, कम से कम यार रियल वैल्यू भी होगा तो कम से कम d का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 तो होगा ही, डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 तो होगा ही ना, ये तो डिस्क्रिमिनेंट है, d है। अग्री और नॉट, अग्री और नॉट कि भैया अगर क्वाड्रेटिक को सॉल्व करते हुए जो d आता है रियल रूट है तो d तो पॉजिटिव होगा, तो लेट अस पुट दिस d पॉजिटिव, तो यहां क्या हो जाएगा -3 y प्लस 1 इंटू वाई -3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जब भी इनइक्वालिटी सॉल्व करो ट्राई टू मेक दी कोएफिशिएंट पॉजिटिव, यहां पे नेगेटिव कोएफिशिएंट है तो -3 से मल्टीप्लाई कर दो, -1/3 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो इट विल बी y + 1 y -3, और जब भी माइनस से मल्टीप्लाई करोगे इट विल बी साइन विल चेंज, साइन विल चेंज रे बाबा, साइन विल चेंज। अब एक यहां पे बात याद रखना, जिसको बच्चे को वेवी कर्व मेथड आता है लगा लो, जिसको सोचने आता है सोच लो, मैं तुम्हें अपना तरीका बता रहा हूं, डायरेक्ट समरी बता रहा हूं कि अगर क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है और उसमें लेस देन इक्वल टू साइन आ रहा है, तो जो सॉल्यूशन होगा वो रूट्स के बीच में लाई करेगा, सॉल्यूशन इज बिटवीन रूट, सॉल्यूशन इज बिटवीन रूट। बिटवीन रूट का मतलब क्या है, ध्यान से समझ लेना, ये जो y है ये इसका रूट क्या है, -1 और 3, तो -1 और 3 के बीच में लाई करेगा, -1 और 3 के बीच में लाई करेगा। डू यू अग्री और नॉट, अग्री और नॉट, ठीक है, नहीं अग्री कर रहे हो कोई बात नहीं, इट्स फेयर, मतलब इट्स फेयर इनफ कि अग्री मत करो, तुम वेवी कर्व मेथड लगा के आंसर लाओ, आंसर यही आने वाला है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब सुनना ध्यान से, y इंटीजर है
तो y का पॉसिबल वैल्यू क्या क्या हो सकता है? -1 हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है और 3 हो सकता है। नाउ वी नीड टू फाइंड आउट x, ठीक है, वी नीड टू फाइंड आउट x, ठीक है। चलो, लेकिन उससे पहले y हमें d पता है, ठीक है। लेट मी फाइंड आउट d का वैल्यू। d है √अंडर -3 y + 1 एंड y -3, यही है ना d? बहुत बढ़िया, d का वैल्यू यही है। तो अब एक एक करके पहले d निकाल देते हैं। जब y का वैल्यू यहां पे d लिखते हैं, जब y का वैल्यू -1 पुट करोगे तो ये तो -1 + 1 0 हो जाएगा, तो d का वैल्यू तो 0 हो जाएगा, ठीक है। जब y का वैल्यू 0 पुट करोगे, 0 + 1 1, 0 - 3 -3, और -3 इंटू -3 इज 9, तो √9 क्या हो जाएगा? अच्छा, d तो रूट नहीं होता है ना, क्या कर रहा हूं मैं यार, d का वैल्यू लिख रहा हूं, √d नहीं, अभी इक्वेशन सॉल्व नहीं कर रहा हूं, ठीक है। तो यहां हो जाएगा d का वैल्यू 9। लेट मी राइट y का वैल्यू जब 1 पुट करोगे तो y + 1, तो 1 + 1 तो 2 हो जाएगा, ठीक है। 2 × 3 6 माइनस साइन के साथ, और 2 - 1 ये भी माइनस आ जाएगा, तो यहां तो बाबा गड़बड़ हो गया। 2 + 1, सॉरी 1 पुट कर रहे हो ना, तो 1 + 1 2, 1 - 3 -2, तो -2 और +2 4 माइनस साइन के साथ, और -3 12, तो d का वैल्यू 12 आ जाएगा जब ये होगा 1, ठीक है। अब y का वैल्यू 2 पुट करो, y का वैल्यू 2 पुट करो, y का वैल्यू 2 पुट करोगे तो 2 + 1 3, 3 3 9, और 2 - 1 माइनस, ये भी फिर से 9 आ जाएगा +9, ठीक है। और y का वैल्यू तुम अब पुट कर दो, लास्ट वैल्यू 3, जैसे ही 3 पुट करोगे y - 3 तो 0 हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा। ये है d का वैल्यू। अब ध्यान से समझना, x को भी इंटीजर होना पड़ेगा। x एंड y बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन के लिए। अगर x भी इंटीजर है तो ये रूट के अंदर जो भी मामला है वो परफेक्ट स्क्वायर होगा या नहीं होगा? यार हाँ या ना बोल दो यार। अगर x इंटीजर है तो भैया ठीक है, 1 इंटीजर है, y इंटीजर है, मजा आ गया। लेकिन रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर तो होना ही चाहिए, तभी तो इंटीजर आएगा, नहीं तो भैया कुछ अनशन आ जाएगा। परफेक्ट स्क्वायर नहीं हुआ, यहां 3 हो जाए तो √3, समझ रहे हो, √3 अनशन नंबर आ जाएगा, ठीक है, इरेशनल नंबर आ जाएगा। चलो ठीक है, तो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। क्या 0 परफेक्ट स्क्वायर है? ठीक है, चलेगा। 9 है, चलेगा। 12 नहीं चलेगा, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ऐसे तो हम लोग को सिर्फ नंबर ऑफ पेयर निकालना था, लेकिन वी विल फाइंड पूरा कि कौन कौन सा पेयर आएगा। 9 चल जाएगा, 0 चल जाएगा। चलो अब x का वैल्यू निकाल देते हैं। x का अगर वैल्यू लिखना चाहे, ठीक है, लेट मी राइट x का वैल्यू इधर में। अगर x का वैल्यू हम लिखना चाहे तो x का वैल्यू लिख सकते हैं y + 1 ± √d, यही है ना। देखो 1 + y ± √d, ठीक है। तो यहां पे y का वैल्यू है -1 और +1 तो 0 टक टक, और रूट भी 0, तो x का वैल्यू इस केस में 0 हो जाएगा। जब d का वैल्यू 9 है तो यहां तो 3 आएगा, और y का वैल्यू 0 है तो ये हट गया। 1 में 3 जोड़ोगे तो 4 होगा, 1 में -3 करोगे तो -2 होगा। तो यहां से 2 वैल्यू आया, एक 4 और एक -2, ठीक है, परफेक्ट है। ये तो परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं, तो इसको तो छूना ही नहीं है, यहां कोई वैल्यू नहीं आएगा। जब d का वैल्यू 9 है तो √d तो 3 आएगा, और y का वैल्यू है 2, तो 2 + 1 3, 3 में 3 जोड़ोगे, 3 में 3 जोड़ोगे तो आएगा आंसर 6, 3 में 3 घटाओगे मतलब माइनस साइन लोगे तो आंसर आएगा 0, ठीक है। पुट पार्ट करके देख लेना, मैं उतना डिटेल में नहीं लिखवा रहा हूं। और y का वैल्यू अगर 3 लोगे तो 3 + 1 4, और 0 है ये, तो ये हो जाएगा 4। दिस वी गॉट दी वैल्यूज, ठीक है। तो क्या क्या वैल्यू है? एक वैल्यू है, अच्छा x, y लिख लेते हैं, x, y लिख लेते हैं, क्या क्या आ रहा है। तो सबसे पहले है 0, -1, लेट मी राइट 0, -1, लाइन से लिखते हैं, ठीक है, कोई गड़बड़ी नहीं है। -2, 0 एंड 4, 0, -2, 0 एंड 4, 0, परफेक्ट है। और इसमें तो नहीं है। फिर 6, 2 और 0, 2, 6, 2 और 0, 2, 0, 2, ठीक है। और क्या है? और लास्ट वैल्यू है 4, 3, 4, 3। तो इतनी वैल्यू जो है वो आ रही है, ठीक है। 6 वैल्यू 1 2 3 4 5 6,
6 वैल्यू आर पॉसिबल, 6 इंटीजर वैल्यू आर पॉसिबल, इंटीग्रल वैल्यू लिख दे रहे, इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x एंड y आर पॉसिबल। तो आंसर कितना हो जाएगा 6, यही हमारा आंसर है। ठीक है, अच्छा यहां पे इतना दिमाग मत लगा देना लगना कि x का 2 वैल्यू पे y का अलग अलग वैल्यू आ रहा है, आ सकता है। ठीक है, मैं इसलिए बोल रहा हूं कि कुछ लोग फंक्शन वंक्शन पढ़े होंगे तो वो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, तो उतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आ सकता है। जैसे ही x को तुम 0 पुट करोगे, देखो जो गिवन x इक्वेशन है, यहां पे जब तुम x को 0 पुट कर दोगे, लेट मी, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, तो क्या होगा 4y स्क्वायर माइनस 4y माइनस 8 इक्वल टू 0, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। तो y का 2 वैल्यू आ जाएगा। इन द सेम मैनर जब तुम y को 0 पुट करोगे तो एक ये वाला 0 होगा, एक ये वाला 0 होगा, ये वाला 0 होगा, फिर x का क्वाड्रेटिक बनेगा तो x का 2 वैल्यू, तो 4 तो ऐसे ही हो गया। तो अगर ऑप्शंस दिया रहता तो ये क्वेश्चन काफी आसान होता, या फिर तुम x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 0 पुट करके तुम 4 सॉल्यूशन तो निकाल लोगे। लेकिन ये है कि ये सब में थोड़ा सा दिक्कत होगा 1 2 पुट करने में, क्योंकि कब तक पुट करोगे। ठीक है, तुम ये रिलेशन, इन इक्वेशन का रिलेशन तो ऐसे डायरेक्टली नहीं निकाल पाओगे ना। ठीक है, क्लियर है, तो इसलिए हमें ये करना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वैल्यू पुटिंग करके कुछ भी अंडरस्टैंड कर दिए तो सॉल्यूशन छूट जाता है वैल्यू पुटिंग में, बस इतना सा दिक्कत होता है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखो ये क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया हुआ है, सपोज 4 टू द पावर x1 इक्वल टू 5, 5 टू द पावर x2 इक्वल टू 6, 6 टू द पावर x3 इक्वल टू 7, गजब ये दे दिया यार, 126 टू द पावर x1 टू 3 इक्वल टू 127, अरे बाबा गजब चीज दिया है। ठीक है, चलो 1 मिनट में लिख लेता हूं, ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। 127 का पावर x1 to 4 is equals to 120, मतलब there are 124 variables, गजब 120, ओके लेट मी राइट, थोड़ा सा मेरे को लिख लेने दो, ठीक है, थोड़ा फील आ जाएगा। 4 टू दी पावर x1 जो है वो 5 है, 5 टू दी पावर x2 है वो 6 है, 6 टू दी पावर x3 जो है वो 7 है, 7 टू दी पावर x4 8 होगा। इन द सेम मैनर ये चलते जा रहा है, कब तक 126 का पावर x1 to 3 127 है, और 127 का पावर x1 to 4 128 है। यही है, गजब यार। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ऑल दी वेरिएबल्स, x1 से x124 तक का प्रोडक्ट निकालना है। ठीक है, फर्स्ट नजर में हो सकता है कि तुम्हें क्वेश्चन थोड़ा अजीब लगे, लेकिन ये सबसे आसान क्वेश्चन है, अभी तक का सबसे आसान क्वेश्चन है, कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, थोड़ा ध्यान से ऑब्जर्व करो। 4 के पावर में 5, 5 के पावर में 6, 6 के पावर में 7, 7 के पावर में 8, 8 के पावर में 9, टक 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 127 के पावर में 128। कुछ नहीं करना है मेरे भाई, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। देखो कैसे, लास्ट वैल्यू है 128, ठीक है, लास्ट वैल्यू है 128। ठीक है, तुम ऐसे देखो 127 का पावर x124 128 है, बट 127 खुद 126 का पावर ये है, तो क्या मैं यहां ये लिख सकता हूं कि 126 का पावर 126 का पावर 120, एक मिनट रुक जाओ, x का पावर 123 का होल पावर x का पावर 124, क्या मैं ये लिख सकता हूं? लेकिन 126 का वैल्यू खुद 125 का पावर 125 का पावर x 122 है। तो अगर 126 के बदले, देखो ये हम 127 के बदले पुट किए, अब 126 के बदले ये पुट किए, और यहां क्या आ जाएगा, इसका पावर 123, फिर इसका पावर 124 इज इक्वल टू 128। ऐसे करके अगर तुमको समझ में आ रहा है तो 125 को तुम 124 का पावर x 121 लिख सकते हो, और फिर ये सब पावर लिखा जाएगा 121, 123, 124, ये सब लिखा जाएगा, राइट। अगर तुम्हें समझ में आ रहा है तो ये कंटिन्यू चलते जाएगा टिल यू रिच 4, टिल यू रिच 4, 4 का पावर x1 तक चलते जाएगा, और वो हो जाएगा 4 का पावर x1 का पावर x2 का पावर x3 का पावर x4, टिक 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 x का पावर x 124, और इसका वैल्यू हो जाएगा 128। अगर ये बात समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, और नहीं आ रहा है
तो जस्ट राइट दिस 3 इस फॉर्म में कि 7 को 6 में 6 के बदले 5 वाला पुट करो, 5 के बदले 4 वाला पुट करो। आया बात समझ में? अगर जो मैंने लिखा, ये जो चीज लिखा है, अगर वो समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो तुम जस्ट ये टेक 3 दिस 3 वैल्यू और 6 के बदले में 5 का पावर x2 लिखो, 5 के बदले में 4 का पावर x1 लिखो, यू विल रियलाइज कि क्या आएगा। एकदम आराम से, बेहतरीन तरीके से, खूबसूरत तरीके से हो जाएगा। और ऑब्वियस सी बात है, पावर पावर ऐसे में क्या होता है, पावर इनटू हो जाता है। तो कैन आई राइट 4 को, तो कैन आई राइट 2 का पावर 2, और यहां पे सब कुछ इनटू हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, x1 x2 x3 टिल x1 to 4 इज इक्वल्स टू 128 इज 2 का पावर 7। ठीक है, अब बेस सेम है तो एक्सपोनेंट भी सेम होगा। ठीक है, कितना सिंपल क्वेश्चन है यार, ये कितना सिंपल क्वेश्चन है, ब्यूटीफुल यार, ब्यूटीफुल। 2x1 x2 x3 up to x124 will be equal to 7, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ दिस वेरिएबल्स, ऑल दिस वेरिएबल विल बी इक्वल टू 7/2। खत्म हो गया क्वेश्चन, ये आंसर है 7/2। क्वेश्चन जो है वो खत्म हो गया, 7/2 आंसर है। ठीक है, 7/2 आंसर है। ठीक है, क्लियर है यहां तक? कोई इशू, कोई दिक्कत? फिर से बोल दे रहा हूं, अगर ये नहीं समझ में आता, छोटा वैल्यू लो, शुरू के 3 वैल्यू और फिर करके देखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलो अब एक क्वेश्चन और करते हैं यार, एक क्वेश्चन और करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं, 2012 का ही, सब 2012 का चल रहा है। ठीक है, 2012 का ही सब चल रहा है। अगला क्वेश्चन जो है वो ये दिया हुआ है, लेट Pn बी n+1 n+3 n+5 n+7 n+9। ठीक है, what is the largest integer that is a divisor of Pn for all positive even integer n? ठीक है, बेहद सिंपल क्वेश्चन, कुछ नहीं है, देखो यार कैसे, कुछ नहीं है क्वेश्चन में। ठीक है, Pn का वैल्यू क्या दे दिया, n+1 n+3 n+5 n+7 n+9। ठीक है, Pn का वैल्यू ये दे दिया। क्वेश्चन को ध्यान से समझो, क्वेश्चन बोल रहा है कि तुमको ये बताना है कि n के बदले अगर हम पॉजिटिव इंटीजर रखेंगे, जैसे n के बदले अगर 0 रखे, n के बदले अगर 2 रखे, n के बदले अगर 4 रखे, n के बदले अगर 6 रखे, n के बदले अगर 8 रखे, ऐसे कोई भी इवन इंटीजर रखे, तो ऐसा कौन सा नंबर होगा जो सारे इस p को, जिसके अंदर n के बदले इवन इंटीजर है, डिवाइड करेगा, और लार्जेस्ट इंटीजर बताना है। थोड़ा दूसरे भाषा में बोले क्या? ठीक है, थोड़े दूसरे भाषा में बोले, मान लो एक कोई नंबर है k। ठीक है, k कोई नंबर है, तो k ऐसा होना चाहिए कि k p0 का भी डिवीजर होना चाहिए, k p2 का भी डिवीजर होना चाहिए। थोड़े दूसरे भाषा में बोलते हैं, k p0 का भी फैक्टर होना चाहिए, k p2 का भी फैक्टर होना चाहिए, ये p4 का भी फैक्टर होना चाहिए, p6 का भी फैक्टर होना चाहिए, p8 का भी फैक्टर होना चाहिए, p2n का भी फैक्टर होना चाहिए। फिर से समझ लेना, pn का वैल्यू ये दिया हुआ है, तुमको फाइंड करना है व्हाट इज द लार्जेस्ट इंटीजर दैट इज अ डिवीजर ऑफ pn फॉर ऑल पॉजिटिव इवन इंटीजर n। मतलब n के बदले तुमको इवन नंबर डालना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं डाल सकते हो, और नहीं डाल सकते हो। तो 0 2 4 6 8 या कोई भी रैंडम 2n नंबर डाल दिए। तुमको एक ऐसा नंबर ढूंढना है जो लार्जेस्ट हो, उसको k मान लिए, 1 मिनट के लिए k मान लिए, और k डिवीजर होना चाहिए किसका, तो इन सब का डिवीजर होना चाहिए। डिवीजर को थोड़ा आसान भाषा में बोलते हैं फैक्टर, k शुड बी फैक्टर। ठीक है, तो k शुड बी फैक्टर ऑफ ऑल दिस का फैक्टर होना चाहिए, सब का फैक्टर होना चाहिए। ठीक है, एक बात और है, k शुड बी लार्जेस्ट। यार एक बात बताओ, फैक्टर और लार्जेस्ट कुछ पढ़े हो क्या बचपन में? कुछ बचपन में सुने हो HCF बोल के? HCF बोल के सुने हो? k जो है सबसे पहले डिवीजर होना चाहिए, इसका मतलब सबका फैक्टर होना चाहिए, और सारे के सारे इवन वाले का होना चाहिए, मतलब कॉमन फैक्टर होना चाहिए, और लार्जेस्ट होना चाहिए, मतलब हाईएस्ट भी होना चाहिए। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, खत्म हो गया क्वेश्चन। तुमको क्या निकालना है, तुमको Pn का n जब इवन इंटीजर डालोगे तो HCF निकालना है, खत्म, दैट्स इट। क्या ये बात समझ में आ रहा है? अरे बाबा, Pn का वैल्यू दिया हुआ है, n के बदले इवन इंटीजर निकालना है, उसका डिवीजर होना चाहिए, मतलब फैक्टर होना चाहिए, सारे के सारे का होना चाहिए, मतलब कॉमन फैक्टर होना चाहिए, और लार्जेस्ट होना चाहिए, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होना चाहिए। खत्म, HCF निकालना है। अब तक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, लेट अस डू P0, n के बदले 0 डालो। ठीक है, n के बदले 0 डालोगे तो क्या हो जाएगा,
1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 9, ठीक है। अब तुम P2 भी निकाल सकते हो, बट आई एम नॉट गोइंग टू फाइंड P2। क्यों? अरे P2 निकालोगे और फिर कॉमन फैक्टर देखोगे तो सारे के सारे कॉमन फैक्टर हो जाएंगे एक्सेप्ट 1, ठीक है। 3 5 7 9 वहां भी आ जाएगा। तो एक काम करते हैं, 9 कब आएगा? जब n का वैल्यू 8 डालोगे पहले में, तो 8 डाल देते हैं, ठीक है, 8 डाल देते हैं। या एक काम करते हैं, 10 डाल देते हैं, सीधे सीधे 10 डाल देते हैं, 10 डाल देते हैं, ठीक है। 10 से क्या फायदा होगा? 10 से ये 5 वैल्यू नहीं आएगा, ठीक है। तुमको 8 डालना है, तुम 8 डालो, 6 डालना है 6 डालो, फर्क नहीं पड़ेगा अगर आंसर सही निकाल रहे हो तो, ठीक है। 10 डालोगे तो यहां 10 प्लस 1 11 हो जाएगा, 11 13 15 17 19, ठीक है। अब अगर हम चाहे कि 19 से ज्यादा वैल्यू आए तो 19 प्लस 1 20, ठीक है। 19 तो डाल नहीं सकते, तो ज्यादा वैल्यू क्या डाल सकते हैं? 20 डाल सकते हैं। 18 डालोगे यहां पे तो 18 प्लस 1 19 आ जाएगा, 20 डाल दो, P20 डाल दो। 20 जब डालोगे तो ये आ जाएगा 21 23 25 27 29, 29 तक हो गया। और एक वैल्यू लिख लेते हैं, फिर जज करेंगे, ठीक है। तुम सोच रहे हो क्या कर रहे हैं सर? कोई दिक्कत नहीं, तुम n का कुछ भी वैल्यू डालो और HCF निकाल के देख लो, लेकिन 2-4 बार क्रॉस चेकिंग करोगे ना यार। हो सकता है कि किसी दो में कुछ आ रहा होगा और तुम आंसर लिख दिए, पता चले ओवरऑल में वो नहीं आ रहा है, तो क्रॉस चेकिंग के लिए अलग अलग नंबर ले रहे हैं। लास्ट नंबर 29 है, अगर n का वैल्यू हम 28 डालते हैं तो 29 आएगा। चलो 30 डाल देते हैं, ठीक है, 30 डाल देते हैं। 30 डालोगे तो आ जाएगा 31 32 33 34 35, परफेक्ट। चलो अब कॉमन फैक्टर ढूंढते हैं, सारा में मेरे को कॉमन फैक्टर ढूंढना है। तुम मन कर रहा है तो 40-50 और निकाल लो, तुम्हारा मन कर रहा है तो 40-50 और निकाल लो, डजेंट मैटर, लेकिन एटलीस्ट 4 में जरूर देख लो क्रॉस चेक करने के लिए। अगर तुम सब में देखोगे तो एक चीज तो कॉमन दिख रहा है, वो है 5 का फैक्टर। एक 5 तो पक्का है, ठीक है। इसमें भी एक ही 5 है, इसमें भी, इसमें 2 5 है, बट एक 5 उठाएंगे, और इसमें भी एक ही 5 है, तो एक 5 तो पक्का है कॉमन, एक 5 तो पक्का है, ठीक है। और क्या कॉमन है? 7 यहां, चलो सिर्फ यहां से देख लेते हैं, ठीक है, इससे मिला लेते हैं। 1 तो सब में रहेगा, क्या 3 सब में है? 3, यहां पे एक 3 है, एक ही 3 है भाई, यहां पे भी एक 3 है, यहां पे 2 3 है, यहां पे एक ही 3 है, तो एक 3 सब में कॉमन है, एक 3 सब में कॉमन है। ऊपर वाला P0 में जो भी है नंबर, वो हम देख ले रहे हैं और कहां कहां लाइक कर रहा है। 1 तो सब में लाइक करेगा, 1 से मतलब नहीं है, 1 लिखना है। 3 चेक किए, 3, तो यहां पे भी 3 है, 3 इसी में है, यहां पे 3 इसमें है, और 27 में भी है, और यहां पे 33 में भी है, ठीक है। 7 चेक करते हैं, सेकेंड वाले में 7 है ही नहीं, तो 7 तो खत्म हो जाएगा, 7 तो नहीं आएगा। और 9 चेक करते हैं, 9 में 3 हो चुका है, 3 के अलावा चाहिए, मतलब 2 3 चाहिए, तो 2 3 तो नहीं आएगा ना भाई, यहां पे भी एक ही है, यहां पे भी एक ही है, तो यार 5 इंटू 3 है, वही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। फिर से एक बार सुन लेना, जो भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो सब में होना चाहिए। तो तुम किसी एक को पकड़ लो, तुमने P0 को पकड़ लिया, P0 का जितना फैक्टर है, P0 का जितना फैक्टर है 7 5 और 3 क्यूब, जितना फैक्टर है उस फैक्टर को उठाओ और मिला लो कि सब में है या नहीं है, तो यू विल रियलाइज कि 5 सब में आ रहा है और एक 3 सब में आ रहा है, तो यानी कि 5 इंटू 3 इज कॉमन फैक्टर अमॉन्ग एवरी, मतलब अमॉन्ग एवरी नंबर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 15, तो आंसर अपना कितना है? 15, ठीक है। आई होप कहानी समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, ठीक है। बस ये लॉजिकल क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था, सिंपल, बहुत ही सिंपल, बहुत ही सिंपल, अगर लैंग्वेज समझ में आ गया तो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहेगा। ये 2012 के 2012 के पीआरएमओ पे कुछ 5 क्वेश्चन थे। अगले वीडियो में भी पीआरएमओ 2012 के ही कुछ 5 क्वेश्चन और लेके हाजिर होंगे, ठीक है, कुछ 5 क्वेश्चन और लेके हाजिर होंगे, ठीक है। तो चलो फिर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड नाइट एंड कीप लर्निंग। मिलते हैं किसी और सेशन में।